बढ़ई, नाई, मोची, दर्जी, कुम्हार, लुहार, जुलाहा, चरवाहा, मल्लाह या मेहतर के पास न तो जमीनें थीं और न ख्वाब देखनी सहूलियत। इनके बच्चे सदियों से सभ्यता की नींव में दफन होते आए। मौसम पढ़ लेने वाली निगाहों ने बर्बाद होती खेती किसानी व हाथ के श्रम का भविष्य भी पढ़ लिया था। इसीलिए एक रुपया भी बचा तो अपने बच्चों को स्कूल स्कूल भेजा। उनको एहसास होने लगा था कि शिक्षा ही गुलामी की बेड़ियां तोड़ सकेंगी। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख पेरियार, साहू जी, भगत सिंह व डॉक्टर आम्बेडकर जैसे राष्ट्र निर्माता इधर थोड़ी देर से पहुंचे। खेत खलिहान से निकल किसी स्कूल की चौखट लांघने का मौका हमें मिल सका। हम पर सदियों के श्रम व खून पसीने के हिसाब का कर्ज है। शिक्षा उस कर्ज अदायगी के काबिल बनने की प्रयोगशाला है। पहली पीढ़ी का कोई युवा जिस दिन इन प्रयोगशालाओं से निकलकर शिक्षक बनता है, वह इस सभ्यता के माथे पर एक लकीर खींच देता है। जाने क्यों, मगर आज मैं अपने हाथ में एक कलम लेकर सोने जा रहा हूं। 1 सितंबर 2010, सजर पर घोंसला। आज की सुबह एक नई सुबह थी। 21 साल की जिंदगी में ऐसी चमकती सुबह कम कम ही हुई। पीढ़ियां अंधेरों में खप गईं ताकि हम रोशनी निहार सकें। यकीन था कि वह सुबह कभी तो आएगी, छोटा रहा हो या बड़ा, मगर हर इम्तिहान से पहले अम्मा से बात जरूर करता था। आज भी अम्मा से बात की, बशर्ते आज नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूं, एडहॉक प्रोफेसर की नौकरी। एक अलहदा किस्म का इम्तिहान। मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज ज्वाइन करने आ गया। इसी दिल्ली कॉलेज से मिर्जा गालिब पढ़ाने के लिए आने वाले थे। जब पहुंचे तो उस वक्त के प्राचार्य उन्हें गेट पर लेने नहीं आए। खफा होकर मिर्जा लौट गए। मिर्जा तो खैर मिर्जा ठहरे, प्रोफेसरी की दुनिया क्या ही थी। उनके आगे कॉलेज वही, और सामने मैं, 21.5 साल का एक नौसिखिया, चुपचाप अकेले ही दिल्ली कॉलेज के गेट में भीतर दाखिल हो गया। साकिर भाई मिल गए, वहीं डॉक्टर मोहम्मद साकिर जो इंटरव्यू के दिन मिले थे। मैंने पूछा, साकिर भाई आप कैसे? मेरा गेस्ट पर हुआ है और आपका? और मेरा एडहॉक। वाह, कुदरत का खेल देखिए, हम दोनों का ही साथ मिलना था। तभी हम इंटरव्यू के दिन ही मिल गए। आइए ज्वाइन करने चलते हैं। हमने साथ में कॉलेज ज्वाइन किया। वे स्टाफ रूम की तरह गए और मैं ऑफिस के सामने कॉलेज की बुलंद इमारत के सामने ठिठक गया। ऐसे सरकारी डिग्री कॉलेज मैंने अब तक नहीं देखे थे। हमारे जिले के अधिकांश सरकारी स्कूल कॉलेज लावारिस मवेशियों से लेकर लावारिस ख्वाबों की पनाहगाह बने खंडहरों से ज्यादा कुछ नहीं लगते। उन खंडहरों में भारत के भविष्य गढ़े जा रहे हैं। जाने किस भारत का कैसा भविष्य। इसके पहले कुछ ऐसा ही आश्चर्य डीयू के नॉर्थ कैंपस में पीएचडी एडमिशन लेने के दौरान हुआ था। यह सच है कि अकादमिक इमारतें पीढ़ियों का मुस्तकबिल नहीं बनाती, मगर क्लासरूम इमारतों, शिक्षकों के बिना जो पीढ़ियां गढ़ी जा रही हैं, उनका भी तो अपना मुस्तकबिल होता होगा। हम जैसों के लिए आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी महबूब से कम नहीं। इस विश्वविद्यालय ने ही हमें गढ़ा। सीनेट हॉल के ऐतिहासिक गुंबद और मीनारों पर हमने अपने गांव से पीढ़ियों पुराने ख्वाब लाकर रख दिए थे। यकीन था वे यहीं से पूरे होने शुरू होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन ख्वाबों में पंख लगाकर उड़ना सिखाया। उस उड़ान ने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा दिया।
वक्त के साथ ख्वाबों के हमारे ये पंख और मजबूत होते गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उड़ निकले अरमान आज दिल्ली विश्वविद्यालय के मौलाना आज़ाद दिल्ली कॉलेज की दरों दीवार से गुफ्तगू करने लगे। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की अहमियत हम जैसों से पूछिए जिनका वजूद ही उनके बीच बना है। इसीलिए इन कैंपसों के दरकने पर सबसे गहरा दर्द हमें ही होता है। ऐसे विश्वविद्यालयों को कमजोर करने वाले वही लोग जिन्हें समाज के वंचित शोषित जमात को मिले मौकों से ऐतराज होता है। दरअसल तालीम हर दौर में सत्ता को चुभती है। तालीम नई नस्लों को सवाल करने की ताकत देती है। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिग्री ही नहीं मुकम्मल तालीम हासिल की, इसलिए हमें एहसास है कि ऐसे तालीमी इरादों को बचाना दरअसल पीढ़ियों को बचाना है। जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, यह हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो है। जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, यह हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो है। हम उस विश्वविद्यालय की शाखाएं ही तो हैं। उस विश्वविद्यालय की शाखाएं ही तो हैं। विश्वविद्यालय हमारी सभ्यता की बुनियाद है। कोई सभ्य समाज अपनी बुनियाद में मट्ठा कब डालता है? ज्वाइनिंग लेटर मिला जिस पर लिखा है कि आपकी नौकरी मात्र 4 महीने के लिए है। हमें जरा भी एहसास न था कि ये 4 महीने का खेल कितना खतरनाक होने वाला था। ज्वाइनिंग लेटर निहारता रहा। ऊपर मेरा नाम और नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ था। खुद के होने का नया एहसास था। इसके पहले ऐसा तब हुआ था जब JRF क्वालिफाई किया था। चाचा जी को तब सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस बात से हुई थी कि अब हर महीने पैसा तो नहीं मांगेगा। खुश भी क्यों न हो, अपनी क्षमता से आगे जाकर जाने कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया। चाचा न होते तो फक्कड़ पिता के पास तो बस 2 चीज़ें थी जिसे दिल खोलकर देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। निश्चिंतता और निडरता। उनके लिए डिग्रियां कोई खास अहमियत नहीं रखती थीं। वे समाजवादी क्रांति के स्वप्न दृष्टा कामरेड थे। उस दिन सबसे ज़्यादा खुश मेरी अम्मा हुई। वह बोली, JRF के लैला, JRF कै लैला बहुत अच्छा हो, लेकिन BEd के लैले होता तो अबले प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन गई होता। JRF के लैला बहुत अच्छा है, नहीं, JRF के लैला बहुत अच्छा हो, लेकिन BEd के लैले होता तो अबले प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन गई होता। अम्मा भोजपुरी में उलाहना दे रही थी कि JRF हो गए अच्छा है, मगर BEd कर लिए होते तो अब तक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए होते। यह कहने वाली मेरी अम्मा उस पीढ़ी की हैं जिसके ज़माने में BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद प्राइमरी का मास्टर बनना मुश्किल नहीं था। तब तक BEd कराने वाले कॉलेज कुरमुत्ते की तरह खुलकर डिग्रियों के बहाने मोटी कमाई के व्यवसाय में तब्दील नहीं हुए थे। कई बार कोशिश के बाद भी वे खुद BEd नहीं कर पाई थीं। आज आजमगढ़ में काम करती हैं। शिक्षिका न बन पाने की कसक दबी थी। उनमें नेट, JRF और प्रोफेसर से अपरिचित थी। पापा और बड़े चाचा को पता था कि JRF व PhD के बाद प्रोफेसर बन सकता है, इसलिए वे खुश थे, मगर अम्मा की खुशी के आगे कुछ नहीं। अम्मा शिक्षिका न बन सकी, मगर अपने अधूरे ख्वाबों के साथ हमें गढ़ा था। उन्होंने उनका बेटा आज प्रोफेसर बन गया। इसी दरमियान ज्वाइनिंग लेटर पर एक बूंद गिर पड़ी। टप
मैं सिहर उठा, खुद को संभाला, उस बूंद को पोंछा और आगे चल पड़ा। स्टाफ रूम पहुंचा। यहाँ पता चला कि विभागाध्यक्ष को टीचर इंचार्ज यानी टीआईईसी बोलते हैं। टीआईईसी डॉक्टर सुरेश सक्सेना सर इंटरव्यू बोर्ड में थे, इसलिए मैं उन्हें और वे मुझे पहचान गए। मुझे देखते ही वे आशीर्वाद की मुद्रा में आ चुके थे। इधर मैं इलाहाबादी सामंती संस्कारों के बोझ में जरा सा झुक गया कि वे तपाक से आशीर्वाद दे बैठे। हमें भारी गलतफहमी थी कि सामंतवाद इलाहाबाद, बनारस, पटना जैसे छोटे शहरों तक ही सांस लेता होगा। पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामंतवाद, पितृसत्ता जैसे संस्कारों से कहाँ उबर पाते हैं। जहां गए बीज बोया और फिर क्या, कुंठा और अहम की फसल लहराने लगी। सक्सेना सर ने अपने विभाग के बाकी लोगों से मिलवाया। वहीं पता चला कि अब मैं इस विभाग का एकमात्र एडहॉक हूं। मुझसे पहले जो 2 लोग एडहॉक थे वे पिछले महीने यहीं परमानेंट हो गए। सक्सेना सर बोले, लक्ष्मण जी, जो एक बार यहां आ गया समझो यहीं का होकर रह गया। मुझे भरोसा है कि अब परमानेंट होने का अगला नंबर आपका है। यह सुनकर मन के भीतर उम्मीदों की तहें और गहरी हो चली। हम दरअसल उम्मीदों की पोली जमीन पर स्वप्न पालने वाले लोग ही तो हैं। सक्सेना सर ने जिनसे मिलवाया उन्हीं में से एक थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मेरे नमस्ते के जवाब में मुस्कुराते हुए जितेंद्र सर ने हाथ मिलाया। वे आशीर्वाद वाली मुद्रा में नहीं आए। सहज होते हुए मैंने कहा, धन्यवाद सर। वे बोले, सर नहीं, जितेंद्र हूं मैं। अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी और शक्ति आई। दरअसल कमलवत चरणों में दंडवत करने को ही सम्मान बताते हैं। लोग पैर छूने पर डांटने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र सर अकेले संस्कार थोड़े न बदल देते। उम्र में बड़ों से हाथ मिलाना हमारी तरफ संस्कारहीनता मानी जाती है, मगर उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र कुमार और प्रोफेसर प्रणय कृष्ण ने समझदारी वाला जीहन सवाल करती हुई जुबान और तनी हुई रीढ़ बताने की बुनियाद तैयार की थी। वह सब हम साथ लेकर आए थे। जितेंद्र सर और सबीना मुझसे पहले हिंदी डिपार्टमेंट के एडहॉक थे। क्रमशः पता चला कि टाइम टेबल कॉलेज और डिपार्टमेंट के अधिकांश कागजी काम एडहॉक ही करते हैं। एडहॉक प्रोफेसर बस एक काम नहीं कर सकते, वह है दस्तखत। मैं और मोहम्मद साकिर अब कागजों के साथ और जुड़ने लगे। सक्सेना सर ने टाइम टेबल दिया। यह लम्हा एक नए प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ा होता है। इतनी खुशी इसके पहले तब हुई थी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए का टॉपर बना था। गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द बैच एमए की मार्कशीट अपने हिंदी विभाग के वरिष्ठ क्लर्क के हाथों से ली। उसके हाथों से मार्कशीट लेते हुए जो महसूस हुआ, कुछ वैसा ही आज अपने सक्सेना सर के हाथों टाइम टेबल लेते हुए महसूस हुआ। अब हुआ मैं डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर। अब बस क्लास लेने का इंतजार है, मगर यह आज नहीं कल होने वाला था। यानी पढ़ाना कल से था। साकिर भाई अलीगढ़ के लिए निकल गए। अब वे बोरियां, बिस्तर, बीवी, बच्चे समेत आएंगे। अरसे बाद उन्हें भी एक कायदे का घोंसला मिल गया। मैं कॉलेज से लौटते हुए कैंपस गया। रघुदा लाइब्रेरी से निकलकर चाय पिलाने लाए। सिगरेट जलाते हुए पूछे, और सुनाओ एडहॉक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? मैं भावुक होकर बोला,
जिंदगी की किताब में आज एक नया चैप्टर लिखकर लौट रहा हूं दादा। खुश तो बहुत हूं, मगर एक बात से बहुत असहज महसूस कर रहा हूं। बधाई देने के लिए आने वाले कई फोन में आखिरी लाइन यह होती कि कहां से लगवाया था जुगाड़, कैसे एडहॉक हो गए। रघुदा मेरी मुश्किल समझते हुए बोले, यहां हर नौकरी के बाद एक अफवाह जरूर होती है कि अगले ही तगड़ी सेटिंग थी। इसकी ठोस वजहें भी हैं। न तुम इस तरह की अफवाहों का कोई जवाब दे सकते हो और न तुम्हारे जवाब का कोई असर होने वाला है। जमाने की निगाह में प्रोफेसर की नौकरी ऐसी है जिनका मिलना डिग्रियां, काबिलियत व मेरिट के भरोसे माना जाता है, जबकि अंदर खाने सब जानते हैं कि बिना जुगाड़ के यहीं कहीं भी कभी भी किसी को भी नहीं मिलती। इसलिए तुम्हारा भी एडहॉक होना हमेशा संदिग्ध ही रहेगा। उनकी नज़र में इसका बहुत तनाव न लो। इस शानदार आगाज को अब अंजाम तक ले जाना। कैंपस से लौटकर कमरे पर आ गया। थोड़ा निश्चिंत महसूस कर रहा था। एक दुविधा थी। आईएएस बनने दिल्ली आए थे। बी शुड चेंज द सिस्टम इन द सिस्टम। वाइल्ड लाइन ग्रेजुएशन से ही स्टडी टेबल के ठीक सामने चिपके टाइम टेबल के पड़ोस में अटका रखी थी। पापा भी बचपन से कहते रहे, हमारा बेटवा बड़ा होकर कलेक्टर बनी। हमें भी लगने लगा कि धरती पर हमारा जन्म आमूल चूक बदलाव के लिए हुआ है। प्रोफेसर बनकर क्या ही बदलाव ला सकेंगे। फेलोशिप मिल ही रही है। डीयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी का मौका मिला है। मन में एक और बात थी, अगर कुछ अच्छे प्रोफेसर हमें न मिले होते तो हम यहाँ तक न पहुँच पाते। उनका कर्ज है हम पर। एक रोज बड़े पिताजी ने समझाया कि देश में आमूल चूल परिवर्तन करने से कम बड़ा काम आने वाली पीढ़ियों को बदलना थोड़े ना है। गुरु गुरु होता है, भारी भी और बड़ा भी। प्रोफेसर पीढ़ियां बदलता है। असमंजस कायम रहा। उधर गांव वालों और रिश्तेदारों को पता चला तो एक दिन खदेरन चाचा ने पापा से ताना मारा, शिव नारायण बाबू, बाकी सब तो ठीक है, मगर आपका बेटा अगर कलेक्टर बन जाता तो अखबार में फोटो छपती, पूरे जिले जवार में होता कि फलानवा का लड़का रोशन कर दिया। प्रोफेसर की न कोई ऊपरी कमाई, न कोई पावर, न कोई भौकाल। आजकल पूछता कौन है प्रोफेसर को, वह भी हिंदी का प्रोफेसर। घर वाले बहुत खुश हैं। आज से जिंदगी में शुरू हो रहे एक नए खेल का अंदाजा ही कहाँ। एक अंतहीन खेल जिसमें हम जैसों को बस खेलते जाना था। दिन महीने साल दर साल, कभी खिलाड़ी तो कभी बीच खेल में खेल के नियम कायदे ही बदल दिए जाने थे। तभी बड़े पिताजी ने फोन करके बोला, कल तो तुमने कहा था कि मोटरसाइकिल लोगे, पैसा भेज दिया। सैलरी से लौटाने वाली बात आइंदा मत करना। क्या क्या और कितना लौटा सकोगे, बस एक बात याद रखना, पैसा कमाने से पहले पैसा खर्च करने आना चाहिए। देखकर अच्छी सी दुपहिया ले लेना और बहुत धीरे धीरे चलाना। 2 सितंबर 2010। आईने में प्रोफेसर, आज पहली क्लास लेने जाना है। जिस झोले को लेकर अब तक पढ़ने जाया करता था, आज उसे लेकर पढ़ाने जा रहा हूँ। एक नोटबुक एमए और जेआरएफ के दौरान बनाए नोट्स और एक कलम रखकर तैयार हुआ। निकलने से पहले आईने के सामने खड़ा हो गया। बचपन में सबसे छुपकर आईना देखा करता था, जैसे हर बार अपने चेहरे में किसी और का चेहरा खोजता। उम्र बढ़ती गई और बाकी सब कहीं गुम होता चला गया। अब जाने क्यों इसी आईने में मुझे मेरे पुरखे नज़र आते हैं। मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान आईनों ने ही लिया।
हर बार आईना देखकर ही सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास दोनों मिलता। आईने वहीं रहें, उसमें दर्ज हमारा अक्स बदलता चला गया। इस बार आईना मानो पूछ रहा हो, तुम वाकई एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो ना? दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर। हर बार की तरह मैं आईने का बिना कोई जवाब दिए निकल गया। टाइम टेबल के मुताबिक हिंदी ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के बच्चों को भक्ति कविता पढ़ानी है। विभाग की सबसे सीनियर अरोड़ा मैं माँ के साथ 2 क्लास शेयर करनी है। क्लास में पहुंचा और बातचीत शुरू ही किया कि मेरा नाम लक्ष्मण है और आज से मैं आपको कबीर पढ़ाऊंगा। पीछे से एक आवाज़ आई, पहले अपना आईडी कार्ड दिखाइए तब मानेंगे। अचानक लगा कि मेरे कमरे में टंगा वह आईना साथ चलकर क्लासरूम तक आ गया है। कहाँ पता था वह आईना हमेशा के लिए मेरी हर क्लास में सामने वाली दीवार पर टंग जाएगा। पढ़ाते हुए हर बार मेरा इम्तिहान लेता रहेगा। ओढ़े गए चेहरों के दौर में आईनों के इम्तिहान ही सबसे सबसे मुश्किल होते हैं। मैंने सहज होते हुए कहा, मैं आपका नया प्रोफेसर हूँ। अब से मैं ही आपको भक्ति काव्य पढ़ाऊँगा। रैंकिंग बैन है इस कॉलेज में। हम कैसे माने कि आप हमारे प्रोफेसर हैं? आई कार्ड दिखाइए। इस सवाल में दम था, मगर मेरे पास जवाब में कोई ठोस सबूत नहीं था। न कोई पहचान पत्र मिला था और न कोई बैज। प्रोफेसर की कोई यूनिफॉर्म तो होती नहीं। अगले कुछ मिनटों में अपनी बातों से भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि भले चेहरे व उम्र से न लगूं, मगर हूं आपका प्रोफेसर ही। उस लड़के ने बाद में अफसोस जताया। एक अस्थायी कर्मचारी हर रोज, हर कहीं, हर लम्हे खुद को या हर किसी को यही भरोसा दिलाने की अनवरत कोशिश करता रहता है। अब पहली अब पहली क्लास शुरू हुई। सबसे परिचय हुआ। पहले खुद के बारे में बताया, फिर विद्यार्थियों से उनके बारे में जाना। सिलसिला चल निकला। मैं इस लम्हे को भीतर तक महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अब तक जिस जगह पर खड़े अपने कुछ प्रिय प्रोफेसरों को देखा करता था, आज खुद वैसी ही जगह पर खड़ा हूँ। मेरे स्कूल के शिक्षक ओपी सर, केपी सर से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रोफेसर प्रणय कृष्ण, प्रोफेसर निशा अग्रवाल, प्रोफेसर राम किशोर, डॉक्टर लालसा मैम, डॉक्टर मुश्ताक अली जैन, तमाम शिक्षक याद आ रहे थे। हिंदी और ज़िंदगी इन जैसों से जैसी भी सीखी थी, इन लम्हे बस उसे जी रहा था मैं। इनसे पढ़ते हुए पढ़ाने का कभी एक ख्वाब था जो आज पूरा होना शुरू हुआ। शुरुआती परिचय के बाद सिलेबस और किताबों पर बात की। तय वक्त पर घंटी बज गई। पहली क्लास पूरी हुई। पहली क्लास लेकर स्टाफ रूम लौटते हुए अलहदा एहसास हो रहा था। मेरे कदमों में जैसे किसी अंतहीन सफ़र को तय कर अपने मुकाम तक पहुंचाने की खुमारी शामिल हो गई है। 1 घंटे बाद दूसरी क्लास होनी है। उसमें बीए प्रोग्राम के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ भी शुरुआती परिचय से लेकर सिलेबस व किताबों पर बात होते हुए क्लास पूरी की। कॉलेज और क्लासरूम ने एक लम्हे को भी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक अस्थायी प्रोफेसर हूँ। कॉलेज शानदार है, इसे निहारता और थोड़ा अपने भीतर भर कर वापस लौटा। आज शाम अपने दोस्त को फ़ोन किया तो कितना भरा था मैं। पता है, कलम किताब ने मेरे लिए आज ज़िंदगी का नया अध्याय लिख दिया। आज का दिन मेरे लिए ऐसा रहा गोया भूमिहीन मजदूर के हिस्से ज़मीन का टुकड़ा आ गया हो। आज उस खेत को मन भर निहार कर फसलों की अपार संभावनाएं संजो कर घर लौटा हूँ।
मेरी उम्र के हर नौजवान को ऐसे मौके नहीं मिल पाते। मेरे जैसे अनगिनत युवाओं को मौजूद व्यवस्था के अनगिनत इम्तिहान रौंद कर घर लौटने को मजबूर कर देते हैं। मुझे प्रोफेसर बनने का मौका मिल गया। राकेश, संगीता, मनोज, अभिनव, रेणु और फूल बदन मेरे बैचमेट थे, जो अब गांव लौटकर खेती मजदूरी, दिहाड़ी या चौका बर्तन कर रहे होंगे। और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ा कर लौट रहा हूँ। उनकी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम बहुत जल्दी और ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हो। 27 सितंबर 2010। स्टाफ रूम के किस्से। आज कॉलेज में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की फ्रेशर पार्टी है। कॉलेज के हर प्रोग्राम मेरे लिए बिल्कुल नए एहसास वाले होते हैं। इन शुरुआती दिनों में मैं जब भी अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को मिले मौके या कॉलेज के आयोजनों को देखता हूं, तो हर बार अपने गांव कस्बे के युवाओं की याद आती। दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के पास डिबेटिंग सोसाइटी, थिएटर सोसाइटी, डांस एंड म्यूजिकल सोसाइटी, एनसीसी, एनएसएस, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, शतरंज, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे तमाम खेलों के लिए स्पोर्ट्स सोसाइटी जैसी जाने कितनी सोसाइटीज़ और मौके हैं। अपनी क्षमताओं के मुताबिक विद्यार्थी इनमें जुड़ते हैं। आजमगढ़ से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक जितने भी सरकारी डिग्री कॉलेज या कैंपसों को देखा है, उनमें एक भी ऐसे न थे जिस देश के अनगिनत युवाओं के लिए इमारती शिक्षक व कक्षाएं ही मुहैया न हो। उनके लिए ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की उम्मीद करना ठीक है, वैसे ही है जैसे बंजर खेत से लहलहाती फसलों की उम्मीद पालना। ऊसर बंजर खेत को किसान अपनी मेहनत के दम पर उपजाऊ तो बना सकता है, मगर वहीं किसान उसी मेहनत के दम पर अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं कर सकता। कोई पढ़ाना भी चाहे तो कहाँ भेजे? उन इलाकों में कुछ है ही नहीं। मैं सोचने लगा कि इसी देश में 3 साल के बीए की डिग्री 6 साल में देने वाले सरकारी कॉलेज भी हैं। हमारे देश में अब उच्च शिक्षा की अहमियत सब समझते हैं, लेकिन उसे घर के उस बुजुर्ग की तरह हाशिए पर छोड़ चुके हैं जिसके पास अनुभव तो ज़माने भर का है, मगर अब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। इनके अपवाद भी ज़रूर होंगे, मगर कितने? फ्रेशर पार्टी में स्टूडेंट अपने अनुभव बता रहे हैं। किसी को कॉलेज परिसर की हरियाली बहुत अच्छी लगी, तो किसी को किताबों में सजी लाइब्रेरी, किसी को कैंटीन के समोसे से दिक्कत है, तो किसी को मनचाहा विषय न मिल पाने की शिकायत है। मगर मैं यह देख कर हैरान था कि इन बच्चों में गजब का आत्मविश्वास है। हमारे गांव में इस उम्र के युवा खुद से भी नज़रें बचाकर ज़िंदगी जीने को अभिशप्त हैं। मंच पर आकर एक लड़का बोला, यह कॉलेज हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। सक्सेना सर हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। अरोड़ा मैम तो एकदम माँ जैसी हैं। जितेंद्र सर के पढ़ाने का अंदाज कमाल है। लक्ष्मण सर बहुत आसान तरीके से हमें समझाते हैं। मुझे तो जैसे नया जन्म मिल गया है इस कॉलेज में। जैसे ही उस लड़के ने सक्सेना सर, अरोड़ा मैम और जितेंद्र सर के साथ मेरा नाम जोड़कर तारीफ़ की, मैं चौकन्ना हो गया। रघुदा याद आ गए, जिन्होंने समझाया था कि कभी किसी एडहॉक को कोई काम इतना अच्छा नहीं करना चाहिए कि उसकी तुलना किसी परमानेंट प्रोफेसर से हो जाए। यह अक्षम्य अपराध है जिसकी सज़ा बिना बताए दे दी जाती है। प्रोग्राम के बाद सक्सेना सर बोले, लक्ष्मण जी, आज मुझे खुशी है कि बच्चों ने आपकी भी तारीफ की। अब मुझे लग रहा है कि मैंने एक अच्छे एडहॉक का सिलेक्शन किया है। आपसे बहुत उम्मीदें हैं। शुभकामनाएं आपको।
आप यहीं परमानेंट होंगे।